सो हेलो हाय, क्या हालचाल एवरीवन। माय नेम इज गौतम लखानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू रीस्टार्ट विद मोशन। सो बच्चाबादी, आज के इस क्लास में, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर ये रहने वाला है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश के लिए क्यों जरूरी होता है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे, ये भी समझेंगे कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका के अंदर जो अपार्थाइड सिस्टम था उसके खिलाफ वहां के लोगों ने आवाज उठाई और एक नया संविधान उन्होंने बनाया। एंड साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी बात करेंगे कि किन सिचुएशंस में, किन सर्कमस्टेंसेस में भारत का संविधान बनाया गया। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। सो देखिए, सबसे पहले यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अगर हम बाय डेफिनेशन समझने की कोशिश करें, सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री। तो कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि संविधान एक तरीके की क्या है, एक तरीके की रूल बुक है, जिसके अंदर सारे रूल्स और रेगुलेशंस आपको देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने काफी सारे स्पोर्ट्स देखे होंगे, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो सॉकर हो, कोई भी गेम हो। हर एक स्पोर्ट गेम में आपको सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होते हुए देखने को मिलते हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि उस गेम के अंदर क्योस ना हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, स्मूथ तरीके से गेम खेला जा सके। सिमिलरली जब हम संविधान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी यही फायदा है कि बिना किसी प्रॉब्लम के स्मूथली देश के अंदर गवर्नमेंट सिस्टम काम कर सके। तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो संविधान है वो कहीं ना कहीं स्मूथ गवर्नेंस में हमारी मदद करता है। तो यह कहना बिल्कुल सही होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स इन द स्मूथ गवर्नेंस इन द नेशन। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि सरकार की, गवर्नमेंट की क्या पावर्स होंगी, क्या ड्यूटीज होंगी। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह भी बताता है कि भैया जो देश के लोग हैं उनके पास क्या अधिकार होंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह भी बताता है कि जो सरकार है वो किस तरीके से काम करेगी, फंक्शन करेगी। तो कुल मिलाकर के कॉन्स्टिट्यूशन हमें इन सब चीजों की क्या देता है? जानकारी देता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बता रहा है कि जो आपके देश के अंदर सरकार है वो किस तरीके से काम करेगी, उसके पास क्या पावर्स है, क्या फंक्शंस है, और आप जो देश के नागरिक हो आपके पास क्या अधिकार है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें इन सब चीजों के बारे में जानकारी देता है। तो यह कहना बिल्कुल भी यहां पर गलत नहीं होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द नेशन। देश के अंदर किस तरीके से सरकार चलेगी, क्या काम होगा, वो सब डिफाइन करने में कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हमें देखने को मिलता है। आपके चैप्टर में जो शुरुआत में सबसे पहला जिक्र किया गया है वो किया गया है अपार्थाइड सिस्टम का। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। देखिए क्या है, जब बात आती है अपार्थाइड सिस्टम की, तो अपार्थाइड वाज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। किसका? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का यह सिस्टम था जो हमें देखने को मिलता था साउथ अफ्रीका के अंदर। तो ये जो अपार्थाइड सिस्टम था, इट वाज देयर इन साउथ अफ्रीका, और ये यूनिक सिस्टम था। यानी कि इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम हमें किसी भी देश में आज तक देखने को नहीं मिला जो साउथ अफ्रीका के अंदर हमें देखने को मिलता था। और इस सिस्टम को साउथ अफ्रीका के अंदर लागू किसने करा था? इस सिस्टम को साउथ अफ्रीका के अंदर लागू करा था व्हाइट यूरोपियंस ने। तो गोरे अंग्रेजों ने इस सिस्टम को जो है क्या करा था?
साउथ अफ्रीका के अंदर इंपोज करा था वहां की जनता के ऊपर। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर साउथ अफ्रीका में व्हाइट यूरोपियंस ये कैसे कर सकते हैं? तो देखिए सीधी सी बात है, जब हम बात करते हैं 17th और 18th सेंचुरी की, तो 17th और 18th सेंचुरी के दौरान काफी सारे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज ने अलग अलग देशों को ऑक्यूपाई करा, जस्ट लाइक इंडिया। जिस तरीके से भारत को ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बनाया था, उसी तरीके से जब हम अफ्रीका पर नजर डालते हैं तो अफ्रीका में भी हम देखते हैं कि अलग अलग यूरोपियन पावर्स ने, चाहे वो फ्रांस रहा हो, जर्मनी रहा हो, ब्रिटेन रहा हो, इटली रहा हो, इन्होंने अफ्रीका को भी कॉलोनाइज करा। और जब हम देखते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ, तो आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ में अगर देखें तो नीचे आपको देश देखने को मिलता है साउथ अफ्रीका, और यह साउथ अफ्रीका जो है ब्रिटेन के कंट्रोल में था। साउथ अफ्रीका एक बहुत ही मेजर ट्रेडिंग पॉइंट था, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिक थी, तो यहां पर अंग्रेजों ने अपना रूल एस्टैब्लिश करा, या ये कहें कि साउथ अफ्रीका को अपनी कॉलोनी बनाया। बट अगर आप भारत की बात करें तो अंग्रेजों ने भारत को भी अपनी कॉलोनी बनाया था, बट भारत के अंदर मुट्ठी भर अंग्रेज, बहुत कम अंग्रेज रहते थे। वहीं जब हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका की ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखते हुए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए, यहां पर हमें काफी बड़े नंबर पे, लार्ज नंबर पे जो व्हाइट लोग हैं, जो गोरे हैं, वो हमें साउथ अफ्रीका के अंदर सेटल होते हुए देखने को मिले, अपना घर बसाते हुए देखने को मिले, और कुछ समय बाद तो वहां के लोकल रूलर्स भी बन गए। तो कुल मिलाकर के हम यहां पर यह कह सकते हैं कि भैया साउथ अफ्रीका के अंदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए, ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखते हुए, यहां पर अंग्रेजों ने अपना रूल एस्टैब्लिश करा। और साथ में यहां पर हम क्या देखते हैं कि एक सिस्टम, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम लागू करा, जिसका नाम था अपार्थाइड। अब ये अपार्थाइड क्या काम करता था वो समझना बहुत जरूरी है। अपार्थाइड सिस्टम जो है बच्चा, जैसे कि हमने कहा कि इट वाज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्या सिस्टम है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम था। तो इस सिस्टम के अंदर क्या किया जाता था? इस सिस्टम के अंदर जो है वो बेसिकली लोगों को, आम जनता को, उनके स्किन के कलर के आधार पर लेबल कर दिया जाता था। तो ये तो बहुत ही गलत है। आपका स्किन का कलर किस तरीके का होगा, उसके आधार पर हम क्या कर रहे हो, लोगों को डिवाइड कर रहे हो और लेबल कर रहे हो। तो यहां पर अगर हम देखें, समझें, तो साउथ अफ्रीका के अंदर अलग अलग स्किन कलर, स्किन टोन के लोग रहते थे। सम वर डार्क, सम वर वाइट एंड सम वन ब्राउन इन कलर। तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि साउथ अफ्रीका के जो नेटिव लोग थे, वहां के जो रहने वाले लोग थे, नेटिव पीपल, उन लोगों का जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क था। इसीलिए साउथ अफ्रीका के अंदर हम क्या देखते हैं कि वहां के लोगों को ब्लैक लेबल कर दिया गया कि भैया तुम तो ब्लैक हो। और जो वहां की नेटिव पॉपुलेशन थी वो वहां की पॉपुलेशन का 3/4 थी। यानी कि आप मान करके चलिए कि 75% पॉपुलेशन साउथ अफ्रीका के अंदर डार्क कलर की स्किन रखती थी, और उस पॉपुलेशन को इन लोगों ने क्या लेबल दे दिया? उस पॉपुलेशन को इन्होंने कह दिया कि भैया तुम तो क्या हो, ब्लैक हो। तो यह तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि साउथ अफ्रीका के अंदर जाकर के वहां के लोगों को आप क्या कर रहे हो, उनके स्किन टोन के बेसिस पर, स्किन कलर के बेसिस पर आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हो, लेबल कर रहे हो और उनके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। साथ में बाकी अगर हम देखें तो कुछ ब्राउन कलर के लोग भी थे, जैसे कि कुछ भारतीय लोग जो भारत से साउथ अफ्रीका गए थे, उन लोगों को क्या कहा गया? उन लोगों को मिक्स्ड रेसेस में रखा गया कि तुम कौन हो, मिक्स्ड हो, और इन लोगों को कलर्ड कहा जाता था। और तीसरा ग्रुप जो यहां पर बचता है वो था यूरोपियंस का, जो खुद को श्वेत या कहे व्हाइट रूलर्स कहते थे। और ये व्हाइट रूलर्स जो है
हम क्या देखते हैं कि ये नॉन वाइट लोगों के साथ, मिक्स्ड रेसेस के साथ जो कि यहां पर कलर्ड कहे गए हैं, और ब्लैक्स के साथ जो साउथ अफ्रीका के नेटिव्स थे, इन लोगों को नॉन वाइट कहा गया और इनके साथ काफी ज्यादा गलत तरीके से ट्रीट करा गया, इनको इंफीरियर बना करके रखा गया। यहां तक कि गोरों ने, वाइट्स ने इन लोगों को, नॉन वाइट्स को कहीं ना कहीं वोटिंग राइट्स तक भी नहीं दिए। तो देखिए, उनके देश के अंदर जाकर के उनके स्किन के कलर के आधार पर उनके साथ रेशियली डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा है। खुद वहां पर जाकर के रूलर बन गए और वहां के जनता को, वहां के नेटिव लोगों को वोटिंग अधिकार भी छीन लिया। और यह तो बहुत छोटी बात है। इसके अलावा अगर हम यहां पर देखें तो नेक्स्ट लेवल का डिस्क्रिमिनेशन हमें अपार्थाइड के अंदर होता हुआ देखने को मिला साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका के अंदर हम क्या देखते हैं कि ये जो अपार्थाइड सिस्टम था, इसमें ब्लैक्स के साथ बहुत ही ज्यादा शोषण करा गया। इट वॉज वेरी ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। हम यहां पर देखते हैं कि जो ब्लैक एंड व्हाइट पीपल हैं, उनको अलग अलग एरियाज के अंदर ठहराया जाता था। मतलब शहर को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया कि भैया इस तरफ ब्लैक्स रहेंगे तो दूसरी तरफ व्हाइट्स रहेंगे। साथ में उन लोगों के लिए सेपरेट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और पब्लिक फैसिलिटीज हमें होती हुई देखने को मिली। जो ब्लैक एरियाज थे, जहां पर ब्लैक पॉपुलेशन डोमिनेटेड थी, नेटिव पॉपुलेशन डोमिनेटेड थे, उनके हालात बहुत ज्यादा खराब थे। बहुत ही अनहाइजीनिक एरियाज के अंदर वो लोग रहते थे। साथ में ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में शादी वगैरह भी नहीं हो सकती थी। मैरिज बिटवीन द टू रेसेस बिकेम अ क्राइम। क्राइम होता था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो ब्लैक्स थे उनको कोई वोटिंग राइट्स भी नहीं दिए गए। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें, समझें, तो ब्लैक्स के साथ उन्हीं के देश में अंग्रेज क्या कर रहे थे, बहुत ही इनह्यूमन तरीके के साथ बच्चा ट्रीट कर रहे थे। तो बहुत ही इनह्यूमन ट्रीटमेंट हमें यहां पर होता हुआ देखने को मिला ब्लैक्स के साथ। और ये कौन कर रहा था, व्हाइट्स कर रहे थे, व्हाइट यूरोपियंस कर रहे थे। तो ये अपार्थाइड सिस्टम अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत ही गलत था। अब देखो, आज भी अगर आप देखो तो आज भी भारत के अंदर आप क्या देखते हो कि अक्सर लोगों को उनके स्किन के कलर के आधार पर आइडेंटिफाई करा जाता है। भेदभाव आज भी स्किन के कलर के आधार पर भारत में हमें होता हुआ देखने को मिलता है। कई शायर हुए, लोगों ने कई शायरियां लिखी कि हम काले हैं तो क्या हुआ, बड़े दिल वाले हैं। भैया होते रहो। आज भी फर्स्ट जो प्रेफरेंस रहता है देखते ही, वो लोगों के मन में एक परसेप्शन आज भी ऐसा बना हुआ है कि नहीं, गोरा है तो बेहतर है। बट ये ऐसा क्यों है? इसी वजह से है कि अगर हम ब्राउन पीपल ने, ब्राउन लोगों ने पूरे विश्व के ऊपर रूल करा होता, तो व्हाइट लोग भी कहते हैं कि भैया ब्राउन पीपल आर बेस्ट, ब्राउन पीपल आर गुड। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए हनी सिंह को आके क्या गाना गाना पड़ा, कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग दे, मुंडे पट देनी सारे मेरे टाउन दे, है ना। हनी सिंह को भी गाना गाना पड़ गया भैया आगे इसके ऊपर। खैर, जोक्स अपार्ट, तो हम यहां पर क्या देखते हैं, हम यहां पर यह देखते हैं कि इस अपार्थाइड सिस्टम के अंदर बहुत ही गलत तरीके से वहां की नेटिव पॉपुलेशन के साथ अंग्रेजों ने व्यवहार करा, ट्रीटमेंट करा। और यह कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा क्या था, इनह्यूमन था और गलत था। तो इसके खिलाफ, अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ हमें यहां पर काफी सारे चीजें होती हुई देखने को मिली। हम क्या देखते हैं कि अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ एक स्ट्रगल हमें होता हुआ देखने को मिला। और 1912 में साउथ अफ्रीका के अंदर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाई गई, जिसका मेन मकसद था कि देश के अंदर, अफ्रीका के अंदर नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने। इन लोगों का कहना था कि हम चाहते हैं कि देश में एक ऐसी सरकार बने जो लोगों के स्किन कलर के आधार पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जहां पर
ब्लैक्स के पास भी इक्वल डेमोक्रेटिक राइट्स हो उनके अपने देश में। साथ ही साथ आगे चल करके हम क्या देखते हैं कि 1950s के अंदर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ बहुत बड़े लेवल पर स्ट्रगल्स वगैरह भी करे, बहुत सारे प्रोटेस्ट हमें होते हुए देखने को मिले एंड वन ऑफ द मेन लीडर वाज नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला जी की लीडरशिप में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट वगैरह यहां पर करे। आगे चल करके 1960 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को बैन कर दिया गया। नेल्सन मंडेला जी को रॉबिन आइलैंड के अंदर एक जेल के अंदर भेज दिया गया जहां पर वो 27 साल तक रहे एंड आगे चल करके ये प्रोटेस्ट लगातार हमें चलते हुए देखने को मिले। तो ये डेट्स यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब देखिए, अपने देश के लिए नेल्सन मंडेला जी को 27 साल तक एक वीरान पड़े आइलैंड के ऊपर जेल के अंदर रखा गया। आइलैंड का नाम क्या है? रॉबिन आइलैंड। और अपने पूरे स्ट्रगल के दौरान नेल्सन मंडेला जी ने हमेशा महात्मा गांधी के आदर्शों को पालन करा, जो महात्मा गांधी के आइडियल्स थे उनको फॉलो करा, महात्मा गांधी का सिखाया हुआ जो रास्ता था उसको फॉलो करा। और नेल्सन मंडेला खुद कहते हैं कि साउथ अफ्रीका को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने में जो भी प्रोटेस्ट उन्होंने करे, जो भी स्टेप्स उन्होंने उठाए, उसमें गांधी जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो गांधी जी को महात्मा इसीलिए नहीं कहा जाता, कुछ काम किए हैं भैया, ऐसे ही नहीं। अगर आप भारत से बाहर निकल करके देखो तो आज भी भारत गांधी का देश है। खैर, इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ बहुत बड़े लेवल पर हमें स्ट्रगल्स वगैरह होते हुए देखने को मिले और विद द टाइम जो वहां पर यूरोपियन गवर्नमेंट थी उसके ऊपर लगातार प्रेशर बढ़ने लगा। डोमेस्टिक प्रेशर तो था ही, इंटरनेशनल प्रेशर भी था। इस टाइम तक आते आते 1980s तक आते आते ब्रिटेन वाज नॉट दैट पावरफुल जो पहले हुआ करता था। यूएसए, यूएसएसआर जैसे दो सुपर पावर्स हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर देखने को मिल रहे थे, जो लगातार ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर बनाए हुए थे कि भैया बस बहुत हो गया अत्याचार। तो हम क्या देखते हैं कि लगातार साउथ अफ्रीका में ब्रिटेन के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी पड़ रहा था और डोमेस्टिक प्रेशर तो था ही कि अब वहां के लोगों को आजाद करो, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पर एस्टैब्लिश करो। तो आगे चल करके हम देखते हैं कि व्हाइट गवर्नमेंट जो थी उन्होंने कुछ चेंजेस करने की बात करी। तो लगातार जो ब्लैक नेटिव पॉपुलेशन थी वहां की वो प्रोटेस्ट कर रही थी, इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा था। तो व्हाइट गवर्नमेंट जो होती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है, वो सोचती है कि भैया चलो ठीक है, कुछ ना कुछ काम तो कर ही लेते हैं, यहां पर कुछ ना कुछ चेंजेस तो यहां पर हम कर ही लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि इस व्हाइट गवर्नमेंट ने जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे उनको अबॉलिश करा, खत्म करा। साथ ही साथ नेल्सन मंडेला जी को जेल से आजाद कर दिया, रिहा कर दिया। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जैसे कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हो गई या और भी पॉलिटिकल पार्टीज हो गई जिनके ऊपर बैन लगाया गया था, उस बैन को यहां पर हटा दिया गया। और हम देखते हैं कि 26 अप्रैल 1994 को रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का फाउंडेशन हमें होता हुआ देखने को मिला। देश के अंदर एक नेशनल फ्लैग, नया झंडा यहां पर हमें देखने को मिला और एक नए डेमोक्रेटिक कंट्री का यहां पर हमें बर्थ होता हुआ देखने को मिलता है। तो 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका आजाद होता है यूरोपियन डोमिनेंस से। और अब साउथ अफ्रीका के अंदर नया संविधान बनाने की बात करी जाती है, एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनाने की बात करी जाती है, एक ऐसी सरकार जो सब कम्युनिटीज को साथ लेकर के चलेगी, चाहे वो गोरे रहे हों या वहां के नेटिव ब्लैक्स रहे हों या जो बाहर से आए हुए
लोग हो गए हों, मिक्स्ड रेसेस हो गई हों, जिनको कलर्ड कहा जाता था। तो अब एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनाने की बात यहां पर करी जाती है और हम देखते हैं कि काफी डिस्कशंस के बाद, काफी चर्चाओं के बाद, 2 साल के बाद 18 दिसंबर 1996 को नया संविधान बनाया जाता है रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका के अंदर और नेल्सन मंडेला वहां के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। अब देखो, अभी भी ये सब जो हो रहा था, इसके अंदर हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका के लोगों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन था। होता क्या है, एक डेट रह गई, 4 फरवरी 1997 को नए कॉन्स्टिट्यूशन को लागू भी कर दिया जाता है। तो 18 दिसंबर 1996 को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हुआ। 4 फरवरी 1997 को नए कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करा गया साउथ अफ्रीका के अंदर। अब देखिए क्या है कि जब नया संविधान बनाने की बात करी जा रही थी, तो इस नए संविधान के अंदर काफी कुछ ऐसा रखा गया जिससे वहां के लोगों को बिल्कुल भी अलग महसूस ना हो। तो साउथ अफ्रीका के नए संविधान ने क्या करा, वहां की जनता को, वहां के लोगों को बहुत से अधिकार यहां पर दिए। एक्सटेंसिव राइट्स हम यहां पर देखते हैं कि वहां की जनता को दिए गए। वहां की जनता को बोला गया कि भैया देखो, ऐसा है कि जो पास्ट में हुआ उसको भूल जाओ। देखिए अब समस्या क्या हो गई थी, साउथ अफ्रीका के अंदर समस्या यह हो गई कि जो ब्लैक लोग थे, जो वहां के नेटिव लोग थे, वो अब अपने आप को फ्री महसूस कर रहे थे और काफी लोगों के मन में बदले की भावना भी थी कि हमें इन यूरोपियन से, इन अंग्रेजों से बदला लेना है, हमारे ऊपर हुए अत्याचारों का, हमारे पूर्वजों के ऊपर हुए अत्याचारों का। और जो इस टाइम पर साउथ अफ्रीका में नई जनरेशन थी, वो बेचारे डरे बैठे थे कि भैया अब हमारी यूरोपियन सरकार तो गई, अब तो ब्लैक गवर्नमेंट, अब तो नेटिव गवर्नमेंट आ जाएगी, मल्टी रेशियल गवर्नमेंट आ जाएगी और ये हमारे जो पूर्वजों ने इनके ऊपर अत्याचार करे थे उसका बदला हमारे से लेंगे। तो यहां पर जो लीडर्स थे साउथ अफ्रीका के अंदर, नेल्सन मंडेला हो गए, उनके साथ के लोग हो गए, उन्होंने आम जनता को समझाया कि भैया देखो, पास्ट को भूल जाओ और अब फ्यूचर के बारे में सोचो। ये जो हमने डेमोक्रेटिक फ्लैग साउथ अफ्रीका का बनाया है, इसके नीचे इसकी रिस्पेक्ट करते हुए हमें साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहना है। और यह इंश्योर करा गया कि साउथ अफ्रीका के अंदर हर एक कम्युनिटी को इक्वली ट्रीट करा जाए, चाहे वो व्हाइट्स हो, चाहे वो नेटिव ब्लैक्स हो या कोई भी हो। और साउथ अफ्रीका का ये संविधान, साउथ अफ्रीका की ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से मल्टी रेशियल गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका के अंदर बनती हुई देखने को मिली। एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री जिसके ऊपर व्हाइट यूरोपियंस का रूल था, वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक इंस्पिरेशन, एक मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी हमें यहां पर बनती हुई देखने को मिली। तो ये नए संविधान के अंदर कोशिश करी गई कि सबको साथ लेकर के क्या है, चला जाए। अब देखिए क्या है, साउथ अफ्रीका से ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती क्यों है। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? तो साउथ अफ्रीका के बारे में हमने पढ़ा, उसी से हम यहां पर समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो व्हाइट्स थे और जो नेटिव ब्लैक्स थे साउथ अफ्रीका में, उनके बीच में ट्रस्ट को लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। सो देयर वाज अ लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स। व्हाइट्स को लगता था कि भैया अब हमारे बुरे दिन आ गए हैं, ब्लैक्स को लगता था कि अब अच्छे दिन आ गए हैं, अब जो है व्हाइट्स से बदला लेंगे। कुछ थे ब्लैक्स ऐसे। तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि नए संविधान के अंदर, या कहें नए साउथ अफ्रीका के अंदर, जो ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड था, उनको इक्वल तरीके से साथ में ठहराने की बात करी गई कि भैया आप, ऑप्रेसर कौन थे पहले? ऑप्रेसर थे व्हाइट्स, इन्होंने अत्याचार करा। ऑप्रेस्ड कौन थे? अत्याचार किन पे हुए? ब्लैक्स, नॉन व्हाइट्स के ऊपर। अब
रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका में जो देश आजाद हुआ, उसमें यह प्लानिंग थी कि हम व्हाइट्स और ब्लैक्स को इक्वली ट्रीट करेंगे, उनके बीच में जो भी फेयर्स हैं, जो भी डर है, उनको साइड करेंगे। ब्लैक मेजॉरिटी जो है वो चाहती थी कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो है कॉम्प्रोमाइज ना हो। सो द ब्लैक मेजॉरिटी वाज कीन टू एंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। उन्हें था कि अब हमारे देश में हमें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, हमारे साथ किसी भी तरीके का भेदभाव अब हमारे देश में नहीं होना चाहिए, व्हाइट्स की इन्फ्लुएंस को अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा ब्लैक लोगों का कहना था। वहीं दूसरी तरफ जो ब्लैक्स थे वो अब चाहते थे कि जो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स उन्हें अभी तक नहीं मिले थे वो अब उनको मिले। सो ब्लैक्स वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। ब्लैक्स का कहना था कि भैया बहुत लंबे समय तक हमारे ऊपर सामाजिक और आर्थिक लेवल पर अत्याचार हुआ है, हमारे साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ है, अब हमें हमारे अधिकार क्या चाहिए, वापस चाहिए। वी वॉन्ट आवर राइट्स बैक, ऐसा ब्लैक्स का कहना था। वहीं दूसरी तरफ जो व्हाइट थे, जो माइनॉरिटी थे एक तरीके से, अब वो बेचारे डर रहे थे। उनका कहना था कि भैया हमारे पास तो प्रॉपर्टी बहुत है, हमारे पास तो प्रिविलेजेस बहुत थे, अब हमसे हमारी प्रॉपर्टी और प्रिविलेजेस ना छीन लिए जाएं, ऐसा व्हाइट्स का डर था। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि इस नए संविधान ने कोशिश करी कि दोनों कम्युनिटीज के बीच में एक नेगोशिएशन कराया जाए। साथ में हम क्या देखते हैं कि व्हाइट लोग एग्री करते हैं कि ठीक है, मेजॉरिटी रूल एस्टैब्लिश होना चाहिए देश में, इक्वल वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, 1 पर्सन 1 वोट का अधिकार होना चाहिए, ब्लैक्स और व्हाइट्स को इक्वली पॉलिटिकल फ्रीडम मिलना चाहिए। साथ में यह भी व्हाइट लोगों ने एग्री करा कि भैया ठीक है, जो गरीब लोग हैं, जो वर्किंग क्लास है, उनको बेसिक राइट्स यहां पर दिए जाएं। पहले क्या होता था, पहले भैया मस्त उनके साथ अत्याचार किया जाता था, उनको ऑप्रेस किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। तो यहां पर अब व्हाइट लोग जो हैं करता क्या कहते हैं ना वो, कि मरता क्या ना करता। तो व्हाइट्स की सिचुएशन यहां पर क्या थी, मरता वाली थी। व्हाइट्स की सिचुएशन यहां पर क्या थी, मरता वाली थी, कि भैया मर रहे हैं हम, तो संविधान आ रहा है, तो मरता क्या ना करता, वो बात थी व्हाइट्स के लिए यहां पर। तो हम देखते हैं कि मेजॉरिटी रूल को एक्सेप्ट करा गया कि ठीक है, यहां पर जिसको भी मेजॉरिटी मिलेगी उसकी सरकार बनाई जाएगी, कोई अब प्रिविलेजेस नहीं होंगे, इन्फ्लुएंस नहीं होगी व्हाइट्स की। साथ में 1 पर्सन 1 वोट की बात करी गई, पुअर्स और वर्कर्स को उनके बेसिक राइट्स देने की बात करी गई। वहीं ब्लैक लोगों ने क्या कहा, ब्लैक लोगों ने कहा कि भैया ठीक है, जो मेजॉरिटी रूल है वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, यानी कि मेजॉरिटी जो है वो व्हाइट लोग, मेजॉरिटी रूल जो है वो उसमें ऐसा नहीं होगा कि ठीक है ब्लैक लोगों की, नेटिव लोगों की सरकार बन गई है, अब व्हाइट लोगों के साथ गलत करो। तो ब्लैक लोगों ने अपना दिल बड़ा करके यहां पर जो है एक तरीके से ये कहा कि ठीक है, जो व्हाइट माइनॉरिटी लोगों के पास प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, प्रिविलेजेस वगैरह हैं, थोड़े बहुत उनके पास वो रहने चाहिए। तो संविधान ने ये चीजें सब क्या हो गई, लिखी गई। नए संविधान के अंदर इन सब चीजों को लिखा गया कि भैया क्या अधिकार ब्लैक्स को मिलेंगे, क्या अधिकार व्हाइट्स को मिलेंगे। और जब सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर लिखी गई, तो उसने क्या करा, उसने दोनों कम्युनिटीज के बीच में, ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड करा, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स और रेगुलेशंस के साथ लोगों को फॉलो करने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या करता है, एक तरीके से ऑब्लाइज करता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि संविधान के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए हमें देखने को मिलते हैं, और इसी वजह से हम यहां पर देखते हैं कि जो व्हाइट्स और ब्लैक्स हैं उनके बीच में एक कॉन्फिडेंस, एक ट्रस्ट बिल्ड और मेंटेन होता है। तो यहां पर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, सो कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स in building and maintaining trust among the different communities in the nation by laying down certain rules and regulations which have to be abide by the people of that nation. तो भैया संविधान क्या कर रहा है, संविधान
यहां पर कुछ अधिकार लिख रहा है जिसको देश की जनता को मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, और इससे क्या होता है, लोगों के अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ट्रस्ट अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ अ नेशन। और साउथ अफ्रीका के अंदर भी हम यही चीज देखते हैं। इसके अलावा अगर हम यहां पर देखें तो ट्रस्ट के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने और क्या किया। अब देखिए, जब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन की कि व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज, कि भैया संविधान करता क्या है, तो हम किसी भी देश की बात करें, किसी भी देश का जो संविधान है वो हमने चैप्टर की शुरुआत में क्या पढ़ा, उसके अंदर आपको रूल्स और रेगुलेशंस देखने को मिलते हैं। सो अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। तो देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान एक तरह की क्या है बच्चा, रूल बुक है। और हम क्या देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है। सुप्रीम लॉ का मतलब क्या, कि संविधान के अंदर जो चीज लिखी है वो देश के हर किसी नागरिक को, सरकार को, कोई मंत्री हो, हर किसी को वो माननी पड़ेगी, उसके ऊपर वो लागू होगी। सो संविधान के अंदर हम देखते हैं कि लोगों के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा, लोगों और सरकार के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा, हर एक चीज संविधान के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एलैबोरेट करी गई होती है। तो भारत के संविधान की भी जब हम बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी जब हम बात करते हैं, तो बहुत ही बेहतर तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हर एक चीज समझाई गई है, बताई गई है कि भैया प्रधानमंत्री जी की क्या पावर होंगी, मिनिस्टर्स की क्या पावर होंगी, आम जनता के पास क्या अधिकार होंगे, जनता और गवर्नमेंट के क्या अधिकार होंगे, ये सब यहां पर जो है बताया गया होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के हम क्या देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत सी चीजें बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक जो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन, कि व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज। तो आपको क्या बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज मेनी थिंग्स। कॉन्स्टिट्यूशन भैया बहुत कुछ करता है, जैसे कि इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। तो साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल लेकर के हमने देखा भैया कि संविधान के अंदर हमने रूल्स और रेगुलेशंस मेंशन कर दिए, जिस वजह से एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट यहां पर बिल्ड और मेंटेन होता हुआ हमें अलग अलग लोगों के अंदर देखने को मिला। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह बताता है कि भैया डिसीजन लेने की पावर किसके पास होगी, गवर्नमेंट कैसे बनाई जाएगी। सो इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव द पावर टू टेक डिसीजन। तो भारत का संविधान उठा करके देख लीजिए, लिखा है भैया कि लोकसभा में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी आ जाएगी, 50% से ज्यादा सीट आ जाएंगी, उसकी सरकार बनेगी। और डिसीजन लेने की पावर किसके पास होगी, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के, पार्लियामेंट जो है देश का, वो क्या करेगा, लॉज बनाएगा। और उसके अंदर जो नेता लोग बैठे हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्हें किसने चुना है, लोगों ने चुना है। तो संविधान के अंदर क्लियरली मेंशन होता है कि भैया डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे, सरकार कैसे बनाई जाएगी। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह भी लिखा होता है कि जो गवर्नमेंट है उसके पास कितनी पावर्स हैं, लोगों के पास कितने अधिकार हैं, हर एक चीज का लिमिट्स यहां पर मेंशन करी गई होती हैं कि भैया सरकार अपने हिसाब से काम करेगी, कायदे में रह के काम करेगी, और लोगों के पास भी क्या है, कुछ अधिकार है। और ऐसा क्यों करा गया, ऐसा इसीलिए करा गया ताकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ऑटोक्रेटिक ना हो जाए, निरंकुश ना हो जाए। तो सरकार की पावर्स को कहीं ना कहीं लिमिट करने के लिए संविधान के अंदर चीजें क्लियरली मेंशन करी गई। अदर देन दिस, कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को एस्पायर करता है एक बेहतर समाज बनाने के अंदर भी। तो कहीं ना कहीं संविधान के अंदर लोगों के एस्पिरेशंस के बारे में भी लिखा होता है कि किस तरीके का समाज, किस तरीके का देश आम जनता बनाना चाहती है। साथ में अगर हम यहां पर देखें
अब हम बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में। तो ये जो 4 पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस करे हैं बच्चा, अरे कहाँ है भैया, आ जाओ। ये चारों पॉइंट्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, इसको ध्यान से आपको करना है, ठीक है। चलिए, तो अब आगे चलते हैं और यहां पर अब हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारत के संविधान के बारे में। समझेंगे, देखेंगे कि किन सर्कमस्टेंसेस के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, भारत के संविधान को बनाने के पीछे क्या प्रोसेस रहा, क्या फिलॉसफी रही, और हमारे जो नेता लोग थे उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन करा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब बात होगी भारत की, हमारे इंडिया की। चलिए, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए, जब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत के सर्कमस्टेंसेस बहुत ही अलग थे। 1947 अगस्त 15 को भारत को आजादी मिलती है, या यह कहिए कि भारत ने अंग्रेजों को लात मार के देश से बाहर किया, और यहीं से अब शुरुआत होती है भारत के अंदर एक नया संविधान बनाने की। शुरुआत तो खैर थोड़ी सी पहले ही हो गई थी। अब हम यहां पर क्या देखते हैं कि एक तरफ तो जश्न का माहौल था कि भैया जो देश है वो आजाद हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ गम का माहौल भी था, क्योंकि इस आजादी में अंग्रेजों ने हमें एक ऐसा घाव दिया जो आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा दर्द है, दैट इज पार्टीशन। तो आप सब जानते हो कि जब भारत को आजाद करा गया तो उस समय पर हम क्या देखते हैं कि भैया यहां पर जो है पार्टीशन की बात कर दी गई। यहां पर रिलीजन के आधार पर भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए। अगर आप इस फोटो को उठा करके देखें तो ये जो ब्लू वाला एरिया है ये भारत था, और जो पिंक वाला एरिया है वो पाकिस्तान था। आज का मॉडर्न डे बांग्लादेश जो आप देखते हो वो 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान था और ये वेस्ट पाकिस्तान था। अब देखो जरा, क्या बेवकूफों की तरह इन्होंने काम किया। साथ में कश्मीर की एक अलग समस्या हमें देखने को मिलती है। तो जब पार्टीशन करा गया तो उस समय पर धर्म के आधार पर देश को बांटा गया, जिस वजह से पूरे देश के अंदर हम क्या देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर हिंसा होने लगी। अंग्रेजों ने भारत को इस तरीके से बांट दिया था कि जब आजादी हुई, पार्टीशन जब करा गया, तो उस समय पर हिंदू, मुस्लिम, सिख राइट्स हमें भारत के अंदर देखने को मिले। और इन दंगों में, इन राइट्स में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। काफी सारे लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, काफी सारे लोगों को अपनी फैमिलीज खो देनी पड़ी। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये हमें होता हुआ यहां पर देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेज थे बड़े चातुर, बड़े चालाक। अंग्रेजों ने एक ऐसा दाव खेला, अंग्रेजों को यह पूरा विश्वास था कि भैया जो भारत है यह कभी भी एक देश नहीं रह पाएगा। या यह कहिए कि अंग्रेज 1947 के बाद सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि भैया कब इसके टुकड़े हों, कब बाल्कनाइजेशन हो, कैसे टूट जाए देश, बिखर जाए देश। तो हम यहां पर क्या देखते हैं, अंग्रेजों ने कह दिया कि भैया एक तरफ पाकिस्तान होगा, एक तरफ भारत होगा, धर्म के आधार पर देश को बांट दिया। वहीं जो प्रिंसली स्टेट्स थे, राजा महाराजा रजवाड़े जो थे, उनको बोल दिया गया, जैसे कश्मीर हो गया, कि भैया तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, या तो भारत के साथ जाओ, या पाकिस्तान के साथ जाओ, या रहना है तो आजाद रहो। तो देखा, यानी कि सेपरेशन का एक बीज बो दिया कि हम तो तुम्हें छोड़ करके जा रहे हैं, तुम्हें जो करना है करो। ये तो भारत का खुश नसीबी है, ये तो हमारा आप कह लीजिए कि बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भारत के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता थे, जिन्होंने इस भारत को एकत्रित करा, इंटीग्रेट करा। अलग अलग राजा महाराजा रजवाड़ों को अलग अलग तरीके से मनाया। जो प्यार से मान गया उसे प्यार से मनाया, और जो
प्यार से नहीं माना, उसके ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करा गया और आज जो आप भारत देखते हो उसको बनाया गया। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि इन सिचुएशंस के अंदर, इन परिस्थितियों के अंदर भारत को आजादी मिली। भारत एक ऐसा देश जहां पर अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति से आने वाले लोग यहां रहते थे। तो जब बात करी गई संविधान को बनाने की, वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। ऐसा हमारे देश में नहीं हुआ कि भैया अब आजादी की बात हो रही है, आजादी के बाद सोचेंगे कि किस तरीके से संविधान बनाना है। जब भारत के फ्रीडम स्ट्रगल की हम बात करते हैं, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की हम बात करते हैं, तो फ्रीडम स्ट्रगल के समय से ही भारत के अंदर इन विषयों पर भी चर्चा होती थी, इन टॉपिक्स के ऊपर भी चर्चा होती थी। तो हम क्या देखते हैं कि सबसे बड़ा एडवांटेज भारत के पास यही रहा कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान देश के अंदर लगातार कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, लोगों के अधिकारों को लेकर के, रूल्स रेगुलेशंस को लेकर के चर्चा होती रहती थी। एक कॉन्सेंसस या कहें लोगों के अंदर एक अवेयरनेस समय के साथ साथ यहां पर हमें इवॉल्व होता हुआ फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर ही देखने को मिला। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा नेशनल मूवमेंट था वो कोई आम फ्रीडम स्ट्रगल नहीं था। उसके अंदर लोगों को, समाज को रेजुवनेट करने की बात भी करी गई, सोसाइटी को, पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म करने की बात भी करी गई कि भैया अगर ये अंग्रेज नहीं होंगे तो भारत के अंदर किस तरीके से लोगों को अधिकार दिए जाएंगे। तो हम देखते हैं कि संविधान को लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं हमें होती हुई देखने को मिली। जैसे 1928 की ही हम बात करें तो 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू ने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात करी। उन्होंने कहा कि एक संविधान सभा बनाई जाए जो क्या करेगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो 1928 के अंदर ही मोतीलाल नेहरू ने, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, संविधान को लेकर के मोटे मोटे पॉइंट्स रख दिए। साथ ही साथ हम देखते हैं कि 1931 कराची के अंदर कांग्रेस का सेशन हुआ, मीटिंग हुई। उस कराची सेशन के अंदर भी कांग्रेस ने इसके ऊपर चर्चा करी कि आजाद भारत का संविधान किस तरीके का होगा। आप आगे चलकर के क्लास 10th में पढ़ोगे कि 1929 में ही कांग्रेस पूर्ण स्वराज, आजादी की बात कर देती है। तो उसके बाद जो 1931 का कांग्रेस का सेशन हुआ कराची के अंदर, वहां पर चर्चा करी गई कि भैया किस तरीके से आजाद भारत का संविधान होगा। वहां पर 3 मेन चीजों के बारे में बात करी गई। क्या थी वो 3 मेन चीजें? पहला था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यह कहा गया कि भारत के अंदर 1 पर्सन 1 वोट होगा, यानी कि पॉलिटिकल इक्वालिटी भारत के अंदर एस्टैब्लिश करी जाएगी। आप चाहे किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, मेल हो फीमेल हो, बस आपको अडल्ट होना चाहिए तो आपको वोटिंग का अधिकार होगा। साथ ही साथ राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी की बात करी गई। कहा गया कि आजाद भारत के अंदर सबको स्वतंत्रता होगी और इक्वली ट्रीट उनको करा जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यह भी कहा गया कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, जो मुस्लिम्स हैं, जो सिख हैं, जो जैन हैं, जो भी लोग माइनॉरिटी में हैं, उनके अधिकारों को भी क्या करा जाएगा, प्रोटेक्ट करा जाएगा। यह क्यों कहा गया? यह कहने के पीछे का मेन मकसद यह था कि जो अंग्रेज थे, या ये कहिए कि जो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग थी, जो पॉलिटिकल पार्टी थी, वो हमेशा माइनॉरिटीज को ये कह के डराती थी कि भैया देख लो, कांग्रेस तो हिंदू मेजॉरिटी पार्टी है, अगर कांग्रेस सरकार बनाती है, कांग्रेस अगर देश को आजाद कराती है तो तुम्हारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। ये जहर लोगों के मन में भरा गया, लोगों के दिमाग में भरा गया, लोगों को मैनिपुलेट करा गया, आप कहिए। तो इसीलिए जब 1931 का कराची सेशन हुआ कांग्रेस का, तो उनमें ये 3 चीजें क्लियर कर दी भैया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा, राइट टू फ्रीडम और इक्वालिटी होगा, और माइनॉरिटी कम्युनिटी के अधिकारों को भी प्रोटेक्ट करा जाएगा। तो आज का अगर आप संविधान देखो तो ये 3 मेन फंडामेंटल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके अलावा हम क्या देखते हैं
कि देश के अंदर किस तरीके से सरकार चलाई जाएगी, उसको लेकर के भी काफी ज्यादा चर्चा करी गई। अब देखो क्या होता है कि अंग्रेज ऑलरेडी भारत के अंदर सरकार चला रहे थे, उन्होंने ऑलरेडी पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग बॉडीज, जुडिशरी, ये सब बनाया हुआ था। तो भारत के लोग उस सिस्टम से फैमिलियर थे। तो कहा गया कि भैया देखो ऐसा है कि जो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन अंग्रेजों ने बनाया है, इस डिजाइन को ही, जो जुडिशियल सिस्टम, जो लेजिस्लेटिव सिस्टम, जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया है, इसको और डेमोक्रेटाइज करके और बेहतर करके इसी को जो है भारत के अंदर क्या करा जाएगा, आजाद भारत के अंदर लागू करा जाएगा। क्योंकि अगर हम अंग्रेजों के समय पर देखें, जो वोटिंग राइट्स थे वो कुछ ही लोगों के पास थे, चंद लोगों के पास, मुट्ठी भर लोगों के पास जो है वोटिंग राइट्स थे। तो कहीं ना कहीं ये सब कहा गया कि भैया देखो आजाद भारत के अंदर हम चीजों को और बेहतर करेंगे, जो सिस्टम आज है उसको और बेहतर करेंगे और लोगों को उनके अधिकार यहां पर देंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास करा और उस कानून के बाद अंग्रेजों ने भारत के राज्यों में, स्टेट्स के अंदर, प्रोविंसेस के अंदर क्या करे, इलेक्शंस कराए। तो 1937 के अंदर प्रोविंशियल इलेक्शंस भारत के अंदर हुए एंड दीज इलेक्शंस वर द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर आप ये मैप उठा करके देखो तो ये भारत के विभिन्न प्रोविंसेस हैं और आप यहां पर देख के समझोगे कि ये जो आपको मेजॉरिटी वाला एरिया दिख रहा है ब्लू कलर का, देखो ये जो लाइट कलर का एरिया है ये तो प्रिंसली स्टेट्स है, इन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करा, ये रजवाड़े थे। जो ब्लू कलर का एरिया दिख रहा है आपको, ये सब अंग्रेजों के अंदर था, डार्क ब्लू, लाल, ग्रे, ये सब अंग्रेजों के अंदर था। और ये जो ब्लू वाला एरिया है यहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती, वहीं पंजाब के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी चुनाव जीती, सिंध के अंदर यूनाइटेड पार्टी चुनाव जीती। तो कुल मिलाकर के 1937 इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस की मेजॉरिटी रीजन के अंदर सरकार यहां पर बनाई गई। हालांकि यह सरकार पूरी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं थी, डेमोक्रेटिक नहीं थी। कुछ चंद लोगों ने वोट डाला, सरकार को चुना। अंग्रेज भारत में रूल कर रहे थे, उन्हीं का रूल था, उन्हीं के रूल के अंडर ये सरकारें काम करने वाली थी। बट ये जो 1937 से लेकर के 1939 का पीरियड रहा, 2.5 साल ही ये सरकार चली। ये जो पीरियड रहा, इस पीरियड ने लोगों को ये समझा दिया कि भैया अगर भारत आजाद होगा तो किस तरीके से देश को चलाया जाएगा। जो लोग थे गवर्नमेंट के अंदर वो भी समझ गए, एक एक्सपीरियंस उनको यहां पर मिल गया सिस्टम के अंदर काम करने का। तो 1937 के इलेक्शंस हमारे नेताओं के लिए भी और आम जनता के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे। बट इन इलेक्शंस ने जो देश के अंदर पार्टीशन को लेकर के भावना थी उसको और बढ़ा दिया। तो हम देखते हैं कि भैया जो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है, जो प्रोसीजर्स है, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ही है। यानी कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, जो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था, उसको एक बेस बना करके उसको बेहतर करा। अलग अलग देशों से हमने क्या करा, बेस्ट फीचर्स उठाए। जैसे यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया। जिस तरीके का पार्लियामेंट्री सिस्टम राज्यसभा, लोकसभा आपको भारत में देखने को मिलता है, वो हमने ब्रिटेन से लिया। सिमिलरली कनाडा से हमने फेडरल सिस्टम लिया। किस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को मजबूत बना करके राज्यों को पावर्स बांटी गई, ये सिस्टम हमने कनाडा से लिया। बिल्स ऑफ राइट, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, ये हमने यूएसए से लिए। एंड सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने का जो हमारा मकसद है, जो सपना है, वो हमने रशिया से लिया। तो हमारे संविधान बनाने वालों ने, हमारे नेताओं ने, उन लोगों ने अलग अलग संविधानों को स्टडी करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बेस बनाया और भारत के हिसाब से जो बेहतर लगा उसको चुना, मॉडिफाई करा और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डाला गया। तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत ही सोच समझ के, भारत और भारतीयों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत का संविधान बनाया गया, जिसमें
डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान, भूमिका हमें देखने को मिलती है। तो देखिए, आजाद भारत के लिए संविधान बनाने के लिए 1946 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात करी गई। कहा गया कि ये जो संविधान होगा, इसको बनाने का काम एक इलेक्टेड असेंबली करा करेगी। यानी कि बोला गया कि भैया एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जिसके अंदर लोगों को इलेक्ट करा जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करा जाएगा। तो भारत के अलग अलग हिस्सों से रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां की जनता ने इलेक्ट करा। जनता तो नहीं कहेंगे, इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्ट करा गया था। हुआ क्या था कि आम जनता ने अपने लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स को इलेक्ट करा। उन मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करा। तो इनडायरेक्ट तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करा गया। और हम देखते हैं कि जुलाई 1946 में असेंबली के इलेक्शंस हुए। इस असेंबली के अंदर टोटल 389 सीट्स थी। याद रखना, ये जो 389 सीट्स है, ये अनपार्टीशन्ड इंडिया के लिए है, अनविभाजित भारत के लिए है। इन 389 सीट्स में से जो ब्रिटिश रीजन था उनको 292 सीट्स दी गई। साथ में जो प्रिंसी स्टेट्स थे, जो रजवाड़े थे, उनको 93 सीट्स दी गई और चीफ कमिश्नर रीजन को 4 सीट दी गई। अब देखिए क्या था कि जब संविधान बनाने की बात आई तो अंग्रेज तो तैयार थे, ये जो रजवाड़े थे इनको दिक्कत परेशानी थी। तो हम क्या देखते हैं कि 296 सीट्स पर ब्रिटिश इंडिया, BSIA, ब्रिटिश स्टेट्स और चीफ कमिश्नर रीजन, 296 सीट्स के ऊपर जो है क्या कराया गया, चुनाव कराया गया, इलेक्शंस हुए। और इन 296 सीट्स में से हम देखते हैं कि 208 सीट्स कांग्रेस पार्टी के पास आई और 73 सीट्स मुस्लिम लीग के पास गई। तो कांग्रेस 208 सीटें यहां पर जीती, मुस्लिम लीग 73 सीट्स यहां पर जीती और बाकी अदर के पास हम देखते हैं कि 15 सीटें ये अदर्स के पास आई। बाकी ये जो येलो डॉट्स आपको देख रहे हो, ये 93 सीट्स हैं प्रोविंशियल स्टेट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट करा ही नहीं चुनाव के अंदर। तो 208 सीट्स के साथ कांग्रेस यहां पर जो है क्या हो जाती है, यहां पर हमें देखने को मिलती है। अब जिन्ना परेशान, वही पार्टीशन का रट लगाए हुए थे कि भैया पाकिस्तान बनाना है, पाकिस्तान चाहिए। तो हम क्या देखते हैं कि अब आगे चल करके माउंटबेटन प्लान के बाद भारत और पाकिस्तान दो नए देश बनाने की बात करी गई। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी बांट दिया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान हमें देखने को मिलती है। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग यहां पर होती है असेंबली की। मुस्लिम लीग इस मीटिंग से गायब होती है। तो कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए बाकी दल इस मीटिंग में शामिल होते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान असेंबली की पहली ऑफिशियल मीटिंग और संविधान बनाने को लेकर के शुरुआत हमें होती हुई देखने को मिलती है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट करा जाता है। 26 नवंबर 1949 को यह असेंबली संविधान बनाने का काम पूरा करती है। तो देखो 9 दिसंबर से लेकर के 26 नवंबर तक, यानी कि लगभग 2 साल, 2 ईयर 11 मंथ्स और 17 दिन, 17 डेज इस असेंबली ने लिए संविधान बनाने में। तो 2 साल 11 महीने 17 दिन इस असेंबली ने लगाए संविधान बनाने के लिए। तो खुद सोचो आप कि कितना ज्यादा डिटेल्ड मैनर के अंदर चर्चा करके, डिस्कशंस करके, डिबेट्स करके संविधान को बनाया गया। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करा गया। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि 26 जनवरी को हर साल हम लोग भारत के अंदर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू करा गया और भारत एक गणतंत्र के तौर पर हमें देखने को मिला। तो 1947 को तो भारत आजाद हो गया था, इंडिपेंडेंट हो गया था।
बट 1950 में हम क्या देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बना, एक रिपब्लिक बना, ऐसा देश जिसका लीडर जो है वो देश का इलेक्टेड नेता होगा, हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देश के अंदर एक संविधान होगा जिस हिसाब से वो देश चलेगा। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ, लागू हुआ। अब देखिए क्या है, वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 7 decades ago? इस संविधान को बने हुए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, आज भी हमें ये क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए, क्यों इसको मानना चाहिए, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, जब इस संविधान असेंबली की बात आती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात आती है, तो आज भी संविधान के अंदर कई चीजें ऐसी हैं जो रेलिवेंट है और जिन्हें हर सरकार एक्सेप्ट करती है, देश के सिटीजन्स एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा क्यों? सीधी सी बात है, जब हम इस असेंबली की बात करते हैं तो इस असेंबली के अंदर जो संविधान बनाया गया, जिन चीजों पर चर्चा हुई, वो बहुत ही ब्रॉड मैनर के अंदर हुई, बहुत ही डिटेल्ड वे में। हमने देखा ना कि लगभग 2 year 11 months और 17 days लिए गए ये संविधान बनाने में। तो खुद सोचो कि कंसेंसस बिल्ड करने में कितना समय लगाया गया। इस असेंबली की जब हम बात करते हैं तो यह बिल्कुल इंश्योर करा गया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना इस संविधान के ऊपर क्वेश्चन ना उठा पाए। आज तक अगर आप देखो तो किसी भी सोशल ग्रुप ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे संविधान के ऊपर उंगली नहीं उठाई है। क्यों? क्योंकि बहुत ही ब्रॉड मैनर में, हर किसी का ध्यान रखते हुए, ब्रॉड कंसेंसस बनाते हुए यह संविधान बनाया गया। और दूसरा, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो कौन थे? वो इलेक्टेड मेंबर्स थे। उन मेंबर्स को प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स ने ही इलेक्ट करके भेजा था। तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ठीक है, जो असेंबली थी उसके अंदर जो मेंबर्स आते थे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर के आते थे। इसीलिए असेंबली के अंदर हर ज्योग्राफिकल रीजन को बहुत ही फेयर तरीके से रखा गया। ऐसा नहीं कि भैया सिर्फ नॉर्थ की बात सुनी गई, साउथ का हो गया हो, ईस्ट इंडिया हो गया हो, वेस्ट इंडिया हो गया हो, हर किसी को साथ लेकर के चला गया। हर किसी का नेतृत्व, रिप्रेजेंटेशन हमें यहां पर देखने को मिला। साथ में अगर आप देखें तो भले ही इस असेंबली के अंदर कांग्रेस का डोमिनेशन रहा हो, बट कांग्रेस पार्टी के अंदर भी हम देखते हैं कि अलग अलग विचारधारा, अलग अलग ओपिनियंस के लोग थे। ऐसा नहीं था जैसे आज हम देखते हैं। आज हम क्या देखते हैं कि हमारे नेताओं का कोई अपना दीन ईमान है ही नहीं। आज हम क्या देखते हैं कि जो हमारे अपने नेता हैं उनका कोई दीन ईमान नहीं है। क्या कहते हैं कि भैया जैसा पार्टी की हाई कमांड कहेगी वैसा हम करेंगे। बट उस समय पर ऐसा नहीं था। जब संविधान को बनाया गया, भले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कांग्रेस पार्टी के पास मेजॉरिटी रही हो, बट कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग आवाज उठाने वाले लोग हमें देखने को मिले, अलग अलग ओपिनियंस वाले लोग हमें देखने को मिले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि भैया हर किसी की बात यहां पर जो है सुनी गई। अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप, अलग अलग कास्ट, अलग अलग क्लास, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग ऑक्यूपेशन से आने वाले लोगों के बारे में का रिप्रेजेंटेशन हमें यहां पर देखने को मिला। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस असेंबली ने बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर के अंदर काम करा। ड्राफ्टिंग कमेटी यहां पर बनाई गई थी। तो देखिए क्या है, एक 7 मेंबर्स की ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी जिसके हेड थे डॉक्टर BR अंबेडकर। तो उस कमेटी ने संविधान तैयार करा। उस संविधान के ड्राफ्ट के ऊपर असेंबली ने चर्चा करी। 2 साल 11 महीने 17 दिन तक डिबेट्स हुए, अलग अलग मीटिंग्स हुई। ये असेंबली कई बार बैठी, कई बार चर्चा हुई, कई बार डिबेट हुए, और फिर फाइनली जाकर के डेलिब्रेटेड मैनर के अंदर डिस्कशंस के बाद संविधान को तैयार करा गया। तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बहुत ही सिस्टमैटिक वे में चर्चा करके, सबका साथ, सबको साथ में ले करके, सबके बारे में सोच करके यह संविधान हमें भारत के अंदर बनता हुआ देखने को मिला। इसीलिए आज भी 70 इयर्स से ज्यादा हो गए हैं, 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, बट यह संविधान आज भी रेलिवेंट है।
क्यों? क्योंकि सबको यहां पर जो है हम देखते हैं कि यहां पर नेतृत्व दिया गया, रिप्रेजेंटेशन दिया गया, सबके बारे में यहां पर सोचा गया। एक बार इन पॉइंट्स को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। फिर आगे चलते हैं, समझते हैं कि किन लोगों का इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर रहा। तो देखिए, जब बात आती है यहां पर संविधान को लेकर के कि भैया किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो जब हम बात करते हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हमें यहां पर देखने को मिलती है, बिकॉज ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। समझो क्या हुआ था, यहां पर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार करी गई। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने अंदर से एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। क्या बनाई? ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। एक स्मॉल ग्रुप बनाया, छोटा ग्रुप बनाया 7 से 8 मेंबर्स का। हम क्या देखते हैं कि इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे, जो हेड थे, वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी और उनके साथ में लोगों ने मिल करके एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करा। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करा। फिर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या करा? इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत सारे डिबेट्स करे, डिस्कशंस करे, बहुत सारे डिबेट्स और डिस्कशंस यहां पर करे, और फाइनली डेलिब्रेटेड मैनर के अंदर 2 साल 11 महीने बाद संविधान तैयार हुआ। तो इस तरीके से काम हुआ। तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग के अंदर देखने को मिलता है। बट डॉक्टर बी आर अंबेडकर के अलावा भी बहुत से लोग रहे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत के इंटीग्रेशन में, राज्यों को इंटीग्रेट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो स्टेट्स को क्या पावर्स देनी है, किस तरह के स्टेट्स के पास अथॉरिटी रहेंगी, उस चीज को लेकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी देखा करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट रहे। आगे चल करके जब भारत गणतंत्र बना तो भारत के पहले प्रेसिडेंट के तौर पर भी देखने को हमें मिलते हैं। इनके अलावा एच.सी. मुखर्जी जी की अगर हम बात करें तो ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अवेलेबल नहीं होते थे तो एच.सी. मुखर्जी साहब जो है वो संभालते थे चीजें। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी के बारे में मैंने आपको बताया ही दैट ही वॉज द चेयरमैन, ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने संविधान को बनाया, ड्राफ्ट तैयार करा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर हम यहां पर बात करें तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी की देश में जो केंद्र सरकार रहेगी उसके पास क्या पावर्स रहेंगी, उसको लेकर के इनके पास अथॉरिटी थी। आगे चल करके भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर भी ये हमें देखने को मिले। तो ये तो कुछ मेन चेहरे हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे, जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए हों, और बहुत लोग हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिनका अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा संविधान को बनाने में। इसके अलावा संविधान को बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है वो है वैल्यूज, कि भैया भारत के संविधान को कौन सी वैल्यूज गाइड करती है। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उठा करके देखें तो जो संविधान होता है वो उस देश के करेक्टर के बारे में, उस देश की सोसाइटी के बारे में साफ बताता है कि भैया देश का समाज किस तरीके का है, देश में रहने वाले लोगों की विचारधारा किस तरीके की है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें किसी भी समाज को लेकर के एक इंफॉर्मेशन देता है कि भैया समाज किस तरीके का है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हम क्या देखते हैं कि कुछ गाइडिंग वैल्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे या अपनी एनसीईआरटी बुक्स भी देखेंगे तो आपको एक प्रीएम्बल देखने को मिलता है। प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल इज बेसिकली अ प्रीफेस। आप कोई भी नोवेल जब पढ़ते हैं तो नोवेल का एक प्रीफेस होता है जिसमें नोवेल के बारे में बताया होता है, कहानी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करा होता है। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रीएम्बल है। वैसे तो हमारा संविधान बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है, बट अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि भारत के संविधान को समझ पाए, समझना चाहता है, तो अगर वो प्रीएम्बल भी पढ़ेगा तो प्रीएम्बल पढ़ के ही उसे सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी कि भारत का संविधान क्या कहता है, भारत का संविधान किस बारे में बात करता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो प्रियम्बल की जब हम बात करते हैं तो प्रियम्बल की शुरुआत अगर आप देखें तो एक बहुत ही शॉर्ट स्टेटमेंट के साथ होती है। प्रियम्बल क्या कहता है? प्रियम्बल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया अगर आप यहां पर देखें तो प्रियम्बल के अंदर लिखा हुआ है, क्या कह रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, यानी कह रहा है कि हम भारत के लोग ये संविधान बना रहे हैं। और कैसा भारत बना रहे हैं? पहला वर्ड है सोवरेन। सोवरेन, सोवरेन का मतलब क्या होता है कि इंडिया विल बी फ्री एक्सटर्नली एंड इंटरनली, यानी कि भारत अपने निर्णय लेने में आत्मनिर्भर होगा, फ्री होगा। हम किसी भी देश की नहीं सुनेंगे। वी आर कंप्लीटली सोवरेन, हम पूर्णतः आजाद हैं अपना कोई भी डिसीजन लेने के लिए। दूसरा, अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि नो एक्सटर्नल पावर इज टॉलरेबल, हम किसी भी देश की गुलामी नहीं करेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, चाहे कोई मर्जी आकर के कुछ कहे, है ना। तो भारत इज अ सोवरेन कंट्री। जब 1971 की बात है, 1971 में जब इंडो पाक वॉर चल रहा था तो भैया चिल्ला रहा था यूएसए से बैठा हुआ निक्सन, वहां का राष्ट्रपति, यहां थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी ने कहा मारेंगे, लठ निकलो। आयरन लेडी बिल्कुल नहीं सुनी। एक तरफ से यूएसएसआर का प्रेशर भी था, पाकिस्तान तो बैठा ही था, बट हम सोवरेन कंट्री थे, हमने किसी की नहीं सुनी। जो हमारा मन किया करा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए भैया। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन मेकिंग पावर एग्जिस्टेड इन द पीपल ऑफ इंडिया। तो सोवरेन का सीधा सा मतलब यह है कि भारत के अंदर जो भी निर्णय लिया जाएगा वो भारत के लोग लेंगे, भारत की सरकार लेगी, जिसको वहां के लोगों ने चुना है। सोवरेन के बाद दूसरा शब्द हमें जो यहां पर देखने को मिलता है दैट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट की जब हम बात करते हैं तो सोशलिस्ट का सीधा सा मकसद है वेल्थ शेयरिंग शुड बी इक्वल। सोशलिस्ट ये कहता है कि भैया देखो, जो भारत है, भारत के अंदर जो सरकार होगी वो गरीब व्यक्तियों के साथ, गरीब लोगों के साथ भी क्या करेगी? न्याय करेगी। वो एक ऐसा देश बनाएगी, एक ऐसा वेलफेयर स्टेट बनाएगी जहां पर गरीब व्यक्तियों को भी उनके अधिकार मिलेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तीसरा वर्ड आता है सेक्युलर। हालांकि इस वर्ड को बाद में ऐड करा गया, बट भारत के संविधान का जो नेचर है वो शुरू से ही सेक्युलर है। सेक्युलर का मतलब क्या है कि देश का, इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। भारत के अंदर हर सिटीजन के पास यह अधिकार है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करे। भारत के अंदर सरकार जो है वो किसी भी जो रिलीजन है उसको फेवर नहीं करेगी। ईच एंड एवरी रिलीजन विल बी ट्रीटेड एंड गिवन इक्वल रिस्पेक्ट। तो गवर्नमेंट जो है हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगी, हर रिलीजियस प्रैक्टिस को इक्वली ट्रीट करेगी। इसके बाद अगला शब्द आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक की जब हम बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक का कहना क्या है कि भारत के अंदर जो लोग होंगे उनके पास राइट टू वोट है, वो जिसको मर्जी चाहे उसको इलेक्ट कर सकते हैं और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वही सरकार बनाएंगे। तो भारत के अंदर एक चुनी हुई सरकार होगी। डेमोक्रेटिक का मतलब ये हमें देखने को मिलता है। और वो जो चुनी हुई सरकार होगी, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो जनता के प्रति अकाउंटेबल होंगे, जवाबदेह होंगे। तो आप देखते हो वैसे तो जनता का ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, बट जब भी चुनाव आते हैं तो नेताजी हाथ जोड़ के आ जाते हैं कि भैया वोट दे दीजिएगा। क्यों? बिकॉज पता है कि लोग जो हैं उनके पास ये अधिकार है, पावर है। तो इट इज अप टू द पीपल ऑफ कंट्री कि हम किसको कितना अकाउंटेबल रखें। तो भारत के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी जहां पर लोगों के पास राइट टू वोट होगा, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का अधिकार होगा। इसके बाद डेमोक्रेटिक के बाद जो अगला शब्द आता है दैट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक की अगर हम यहां पर बात करें तो हेड ऑफ द स्टेट जो कि हमारे देश में है प्रेसिडेंट, वो है इलेक्टेड होंगे। तो आप देखो इंडिया इज अ रिपब्लिकन कंट्री। व्हाई? क्योंकि जब बात आती है प्रेसिडेंट की तो भारत के अंदर प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट करा जाता है। ही इज नॉट हेरिडेटरी अपॉइंटेड। ऐसा नहीं है कि भैया पापा के बाद बेटा राजा बन गया, प्रेसिडेंट बन गया। नहीं, हमारे देश में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होते हैं, चुनाव होता है उनके लिए। कैसे होता है वो हम आगे अगले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। रिपब्लिक के बाद अगला शब्द जो आता है वो आता है जस्टिस का। कहा जाता है कि भैया भारत के अंदर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस होगा। सोशल जस्टिस का मतलब क्या कि
सिटीजन्स कांट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर और बर्थ प्लेस। सामाजिक न्याय की बात करी गई। आर्टिकल 15 कहता है कि इंडिया के अंदर हर किसी को इक्वली ट्रीट करा जाएगा, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करा जाएगा, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी जेंडर से आते हो या किसी भी जगह पर उनका बर्थ हुआ हो। इसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस, आर्टिकल 16 इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है कि सरकारी नौकरियों में हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। पॉलिटिकल जस्टिस, आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करता है कि हर व्यक्ति के पास, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, उनके पास वोटिंग का अधिकार होगा। तो जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें देखने को मिलता है। जस्टिस के बाद आता है लिबर्टी। लिबर्टी की जब हम बात करते हैं तो लिबर्टी मींस फ्रीडम। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भारत के लोगों के पास राइट ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड फेथ है। भारत के लोग चाहें, उनके पास फ्रीडम है कि वो किसी भी अपना कोई भी एक्सप्रेशन सामने रख सकते हैं, कोई भी बिलीफ, कोई भी फेथ मान सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो इंडिया के संविधान में वी हैव द राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम आपको देखने को मिलता है। अगला शब्द आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो कहा गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, भारत के अंदर हर एक नागरिक कानून की नजरों में इक्वल है ना। नोबडी विल बी डिस्क्रिमिनेटेड बाय द लॉ, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो भारत के अंदर रूल ऑफ लॉ हमें देखने को मिलता है, कानून का शासन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। तो भारत के अंदर हम लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहिए, किसी भी सिटीजन को इंफीरियर ट्रीट नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, एक परिवार की तरह रहना चाहिए। तो ये शब्द हमारी फिलॉसफी को बताते हैं जो भारत के संविधान में आपको देखने को मिलती है। तो ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग वैल्यूज के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, जो हमारे संविधान के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कौन सी तारीख को लागू करा गया वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो देखो डेट भी लिखी है कि भैया 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बन करके तैयार हो गया है। हालांकि 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसको लागू करा गया। तो संविधान जिसने का प्रेम्बल जिसने पढ़ लिया वो समझ जाएगा कि भैया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किन वैल्यूज को फॉलो करता है। वो एक तरीके से समरी है, ये एक तरीके से क्या है, समरी है, एक तरीके का प्रीफेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कहिए कि एक तरीके से आत्मा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ऐसा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का कहना था कि प्रियम्बल जो है इंडियन संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा है, सोल है। जिसने ये समझ लिया वो संविधान को समझ गया। तो ये था हमारा संविधान और उसकी गाइडिंग वैल्यूज। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, दैट इज इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। देखिए जब हम भारत के इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भैया अंग्रेजों का शासन था और उन्होंने एक ऑलरेडी स्ट्रक्चर बनाया हुआ था कि किस तरीके से देश चलेगा। बट जब हम अपने संविधान की बात करते हैं तो हमारा संविधान सिर्फ वैल्यूज और फिलॉसफी की बातें नहीं करता, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सब बातें नहीं करता। वो ये भी बताता है कि देश में किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स रहेंगे, किस तरीके से गवर्नमेंट के पास, लोगों के पास क्या पावर रहेंगी, कैसे लोग काम करेंगे। तो हम देखते हैं कि संविधान जो है हमारा बहुत ही लॉन्ग और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। 390 के आसपास, 394 के आसपास इसके अंदर आर्टिकल्स हैं जिसमें बहुत सी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं और समय के साथ साथ इसमें बदलाव भी करे जा सकते हैं, अमेंडमेंट भी करे जा सकते हैं, चेंजेस भी लाए जा सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट समय के साथ जरूरतों को देखते हुए टाइम टू टाइम वो करने की पावर भी हमारी सरकार के पास है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम समझे तो आज से 6 साल पहले आर्टिकल 370 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता था जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल पावर्स देता था। क्या करता था? जम्मू कश्मीर को स्पेशल पावर्स देता था। बट 2019 में ये अब रेलिवेंट नहीं रहा था इतना।
तो भारत सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने क्या करा, आर्टिकल 370 को हटा दिया। अब जम्मू कश्मीर के पास कोई स्पेशल पावर नहीं है। तो समय के साथ समय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट्स भी संविधान के अंदर करे जा सकते हैं, चेंजेस भी संविधान के अंदर करे जा सकते हैं। साथ ही साथ हमारा संविधान ये भी प्रोसीजर बताता है कि भैया देश में किस तरीके से सरकार चलेगी, किसके पास कितनी पावर होगी, कौन कितने क्या कैसे डिसीजन लेगा। तो हर एक चीज बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या है, डिफाइंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये भी ध्यान में रखा गया है कि जो सरकार है वो लोगों से उनके अधिकार ना छीन ले। गवर्नमेंट के पास कुछ लिमिट्स हैं, सरकार अपने लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को क्या है, लोगों के अधिकारों को वायलेट करने का अधिकार नहीं है। गवर्नमेंट को लोगों के अधिकार मानने होंगे अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए। तो कुल मिलाकर के ये सब बातें भारत के संविधान में आपको देखने को मिलती हैं। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन खत्म होता है। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने समझा, देखा कि संविधान क्यों जरूरी है, साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल लिया, देखा, आगे चल करके भारत के संविधान के बारे में बात करी, किस तरीके से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया वो हमने समझा, और लास्ट में हमने गाइडिंग वैल्यूज की बात करी कि हमारे संविधान में किन चीजों का ध्यान रखा गया है, वैल्यूज का ध्यान रखा गया है, और इंस्टीट्यूशनल डिजाइन को समझा। तो ये था आपके सिविक्स का चैप्टर नंबर 2। आई होप क्लास 9 स्टूडेंट्स को ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा डिले हो गया बट आई एम सॉरी फॉर दैट। आगे वीडियोस रेगुलरली आपके आते रहेंगे एंड बहुत जल्द हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। और आप चाहते हैं कि हम लाइव सेशंस भी करें तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।